हेलो बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर 4 जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आज हम इसे वन शॉट में कंप्लीट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल आपने चैप्टर 3 में भी पढ़ा होगा और हम जो है थोड़ा अभी भी पढ़ लेते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल तीन होते हैं: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो होता है इन पर चार्ज होता है नेगेटिव। ठीक है। प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव और न्यूट्रॉन होता है आपका न्यूट्रल। ठीक है। तो अब बच्चों को ये याद नहीं होता कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन पर चार्ज कौन कौन से होते हैं। तो एन से ही न्यूट्रल शुरू होता है और एन से ही न्यूट्रॉन शुरू होता है। तो न्यूट्रॉन एन से शुरू होता है और न्यूट्रल भी एन से शुरू होता है, तो इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो जो भी एन से शुरू हुआ मतलब वो न्यूट्रल। प्रोटॉन आपका पी से शुरू होता है और पी से ही आपका पॉजिटिव शुरू होता है। तो जहाँ पे भी पी से आए तो वो है आपका पॉजिटिव। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन तो फिर हमें पता ही चल जाएगा, इलेक्ट्रॉन होता है आपका नेगेटिव। इसके बाद अभी हमने जो तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स पढ़े, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, इसकी डिस्कवरी किस किस ने की और इनके बारे में कुछ कुछ जो फैक्ट है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की थी जे थॉमसन ने। ठीक है। और किससे की थी? कैथोड रे से इसकी जो है डिस्कवरी की थी जे थॉमसन ने। थॉमसन ने एक्सप्लेन किया था जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें अपनी कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से, जो आपको अभी नहीं पढ़ना है, बस आपको इतना याद रखना है, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से जे थॉमसन ने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की थी। इसके बारे में कुछ हम फैक्ट देखें तो इलेक्ट्रॉन जो है उसका चार्ज जो होता है एक इलेक्ट्रॉन का वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻90। माइनस, ये माइनस है ना, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम्ब। कुलम्ब जो होता है वो आप क्या होता है इस आप पढ़ेंगे क्लास 10th में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, लेकिन अभी बस आप इतना याद रखें, सी कुलम्ब से जो है इसकी एसआई यूनिट होती है। और चार्ज जो होता है एक इलेक्ट्रॉन का वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻90। और यही ऐसे ही इसका मास होता है, मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, जो होता है मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन होता है। इसके बाद डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन कैनाल रे या कह सकते हैं आप एनोड रे से की गई थी ई गोल्डस्टेन के द्वारा। उन्होंने जो अपने कैनाल रे एक्सपेरिमेंट में जो प्रोटॉन है उन्हें डिटेक्ट किया जो कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। ठीक है। आपको जो पेपर में सवाल आएगा वो आपको या तो साइंटिस्ट का नाम लिखने को आएगा या फिर वो आपको कहेगा कि कौन से एक्सपेरिमेंट से की थी, वो आपको बताने को आएगा और कुछ आपको इसमें से नहीं आएगा। तो इसके बारे में, प्रोटॉन के बारे में कुछ हम देखेंगे तो इसका जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम्ब। ठीक है। वो होता है इसका चार्ज। यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे लेकिन ये हो जाता है प्लस, यहाँ पे प्लस हो जाता है। बस यही आपको प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में अंतर दिखाई देगा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है। इसके बाद है
डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की थी जे चाकविड ने। जे चाकविड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। लाइट एलिमेंट लिए उन्होंने, जैसे बोरोन होता है, ठीक है, लिथियम होता है, ये सब जो लाइट लाइट जो वो है एलिमेंट, इन्हें लिया और अल्फा पार्टिकल के साथ जो है इन्हें पास करवाया। और जब पास करवाया तो वहाँ पे एक नया पार्टिकल बना जिसका चार्ज मिला, जिसका चार्ज था जीरो। जीरो चार्ज था। और उस पे जो है मास इक्वल था उसका प्रोटॉन के इक्वल, जो है उसका मास था। ठीक है। तो जो ये जीरो चार्ज वाला पार्टिकल मिला उसे हमने नाम दिया न्यूट्रॉन। और ये जो होता है वो होता है न्यूट्रल होता है। ठीक है। इसके बाद आपको इस स्टेटमेंट से दो चीज पता चली। एक तो जीरो चार्ज होता है न्यूट्रॉन का, और दूसरा मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है। और न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल होता है। जे चाकविड ने इसे बताया था। इसके बाद एटॉमिक मॉडल्स आपको पढ़ने हैं। 3 एटॉमिक मॉडल थे, थॉमसन, रदरफोर्ड और बोर। एटॉमिक मॉडल दिए क्यों गए थे? हमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पता चल गया था कि इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है। इसके बाद वो कैसे, कौन सी स्टेट में मिलते हैं, कहाँ पर होते हैं, और एटम अंदर से कैसा होता है, उसे पता लगाने के लिए ये एटॉमिक मॉडल बनाए गए थे। 3 एटॉमिक मॉडल आपको पढ़ने हैं अभी। एक और है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, जो कि आपको अभी नहीं पढ़ना है, वो आप आगे जाके क्लासेस में पढ़ेंगे। थॉमसन, रदरफोर्ड एंड बोर का अभी तीनों मॉडल ये आपको पढ़ने हैं। ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं थॉमसन एटॉमिक मॉडल। इस मॉडल को हम कहते हैं वाटरमैनन मॉडल, भी इसे हम कहते हैं। इसे क्यों कहते हैं वाटरमैनन मॉडल, ये मैं भी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। पहले हम इसे पढ़ लेते हैं। इस मॉडल में जो थॉमसन ने प्रिडिक्ट किया था, उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक पॉजिटिव स्पेयर होता है। पॉजिटिव स्पेयर होता है जिसकी बाउंड्री जो होती है पॉजिटिवली चार्ज होती है, मतलब प्रोटॉन होता है। और उसके अंदर क्या होता है? पॉजिटिव स्पेयर मेड अप ऑफ प्रोटॉन जस्ट सेम एज सीड ऑफ वाटरमेलन आर एम्बेडेड इन रेयर एटेबल पार्ट ऑफ वाटरमेलन। आपने देखा होगा कि वाटरमेलन, आपने देखा होगा तरबूज, तो उसमें क्या होता है, चारों तरफ तो उसकी हार्ड लेयर रहती है। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि वो प्रोटोन की तरह रहती है। और जो उसके सीड होते हैं ना वाटरमेलन के, उसी तरीके से एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन थे। यह हमें थॉमसन एटॉमिक मॉडल ने बताया। और जब उन्होंने इसे वाटरमेलन के सहारे से बताया, तो इसलिए इस मॉडल का नाम पड़ गया वाटरमेलन मॉडल ऑफ थॉमसन। ठीक है। इन्होंने बताया कि ये जो स्पेयर है, इसमें ये पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर है। और जैसे ये तरबूज, मान लो आप इसे, ये तरबूज है, और बाहर ये जो है उसकी जो ये परत है, ये है पॉजिटिवली चार्ज। और जो अंदर जो तरबूज से जो बीज होते हैं वो है एक इलेक्ट्रॉन की तरह बीज, वो है। ये जे जे थॉमसन ने अपने मॉडल ऑफ एटॉमिक मॉडल में बताया था। इसके बाद ऐसी क्यों ज़रूरत पड़ी कि थॉमसन के बाद रदरफोर्ड का मॉडल आया, फिर नील बोर का मॉडल आया? तो कुछ ना कुछ कमी थी उस मॉडल में, इसलिए जो है दूसरा मॉडल आया। तो क्या कमी थी वो हम पढ़ते हैं। इस मॉडल के जो लिमिटेशन या ड्रॉबैक कह सकते हैं वो थे कि जो मॉडल यह बनाया गया था थॉमसन के, इसमें जो है डिस्क्रिप्शन ज़्यादा नहीं दिया गया था इलेक्ट्रॉन के बारे में, मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं बताया गया था। और उसके बाद
इस मॉडल में एटम के न्यूक्लियस के बारे में भी नहीं बताया गया था, जो कि बाद में जो एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड और नील बोर ने किया उसमें क्लियरली बताया गया था। उसके बाद ये जो मॉडल था ये फेल हो गया था बताने में कि पॉजिटिवली चार्ज जो ये स्पेयर है, ये जो पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर है, इसमें ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये होल्ड कैसे करते हैं, ये बताने में जो ये जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल फेल हो गया था। तो ये इसके ड्रॉबैक एंड लिमिटेशन थे, दोनों एक ही होता है, ड्रॉबैक भी और लिमिटेशन भी, दोनों का मतलब होता है कमियां। कमियां क्या थी थॉमसन एटॉमिक मॉडल की। इसके बाद आता है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आपको समझने से पहले रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट के बारे में हम पहले समझते हैं थोड़ा सा, उसके बाद आपको बताऊंगे कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में क्या था। तो सबसे पहले जो रदरफोर्ड था उन्होंने गोल्ड की सीट ली, क्योंकि सबसे थिन सीट जो रदरफोर्ड को चाहिए थी, तो सबसे थिन सीट जो थी वो थी गोल्ड की, वो इन्होंने ली और उसमें से अल्फ़ा रेस पास करवाई, अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो पास करवाए। अल्फ़ा को हम ऐसे डिनोट करते हैं, आपकी बुक में ऐसे डिनोट कर रखा होगा, अल्फ़ा पार्टिकल या रे उसके पीछे लिखा होगा, ठीक है। वो इन्होंने पास करवाई। जब पास करवाई तो क्या रिज़ल्ट आया वो हम देखते हैं। जब इन्होंने वो पास करवाई तो रिजल्ट आया ये ये क्या है देखिए। इन हिज फेमस अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा रेस जारी है, वो मैंने आपको अभी बताया। उन्होंने जो है अल्फा रेस को थिन फॉइल, गोल्ड के फॉइल के ऊपर से पास करवाया। इन्होंने थिन गोल्ड का फॉइल इसलिए लिया था क्योंकि इन्हें सबसे थिन जो है शीट चाहिए थी जिसमें से अल्फ़ा रेस पास की जा सके। रदरफोर्ड ने जो है अपने ऑब्जर्वेशन बताए कि जो पार्टिकल्स थे वो बहुत सारे गोल्ड फॉइल में से पास हो गए थे, अनडिफ्लेक्ट हुए, मतलब बिना वापस आए वो बहुत सारे पार्टिकल्स, लगभग सारे ही पार्टिकल पास हो गए थे। और कुछ पार्टिकल्स थे जो कि डिफ्लेक्ट हो रहे थे, मतलब दोबारा वापस आ रहे थे, टकरा कर वापस आ रहे थे, जैसे ये हो रहा है डिफ्लेक्ट और ये हो रहा है पूरा नो डिफ्लेक्शन, मतलब अनडिफ्लेक्टेड, ठीक है। ये आपके वो जो है गोल्ड फॉइल है और ये आपके अल्फ़ा रेज है जो कि जा रही है, ठीक है। इसके बाद लगभग हर 12,000 पार्टिकल्स में से कोई एक ऐसा पार्टिकल था जो कि वापस आ रहा था, नहीं तो सारे पार्टिकल्स जो है अल्फ़ा पार्टिकल्स वो अच्छे से पास हो जा रहे थे। इसके बाद इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन जो आया वो उन्होंने बताया कि जो एटम है उसके पास बहुत सारा एम्प्टी स्पेस होता है, जो कि ये बता जिसमें इन्हें ये ऐसे पता चला कि बहुत सारी रे जो पास हो रही थी, मतलब वहाँ पर खाली स्पेस है, अगर कुछ होता तो वो रे यहाँ से टकराती और वापस आ जाती। तो इससे इन्हें पता चला कि जो एटम होता है उसमें एम्प्टी स्पेस ज़्यादा होता है, खाली स्पेस ज़्यादा होता है, ठीक है। इसके बाद एटम, फिर इन्हें पता चला जो एटम जो है उसके पास एक सेंट्रल में एक न्यूक्लियस भी होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है। इनके यह एक्सपेरिमेंट में कंक्लूजन रिजल्ट निकल कर आया था कि एटम है, एटम के बीच में एक न्यूक्लियस भी होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, और होल ऑफ द एटम मास कंसंट्रेटेड इन अ न्यूक्लियस, और जितना भी एटम का जो मास होता है वो न्यूक्लियस में ही होता है, बाकी एटम लगभग खाली ही रहता है, जितना मास एटम का होता है वो न्यूक्लियस का ही होता है, ठीक है। अब आते हैं अब इनके मॉडल पे कि ऑन द बेसिस ऑफ इस एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड प्रपोज अ मॉडल ऑफ एटम हैव फ्लोइंग फीचर्स। इन्होंने बताया देयर इज अ पॉजिटिवली प्लेन इन न्यूक्लियर इन एटम। इन्होंने बताया कि एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है एटम के बीच में,
फिर उन्होंने बताया एटम में जो न्यूक्लियस है उसके अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो है वो प्रेजेंट है। ये इन्होंने बताया, इसमें प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है, मतलब न्यूट्रल चार्ज भी है। इसके बाद इन्होंने बताया साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, जो एटम है उसके मुकाबले बहुत छोटा ही न्यूक्लियस होता है। ठीक है। इसके बाद इन्होंने बताया पॉजिटिवली जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है वो लेस स्पेस जो है ऑक्यूपाई करते हैं। जैसे आपको ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है इन्होंने लेस स्पेस लिया है देन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से। ठीक है। ये इन्होंने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में बताया। इसके बाद ड्रॉबैक क्या थे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के, जो कि नील बोर का मॉडल आया उसके बाद, तो इसका ड्रॉबैक थे कि रदरफोर्ड ने ये तो बता दिया था कि जो एटम है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाहर जो, जैसे मैं आपको बना के बताता हूँ। उन्होंने ये बताया कि ये एक एटम है, एटम के बीच में ये न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, ये इन्होंने बताया। और इन्होंने बताया कि उसके बाहर जो है वो इलेक्ट्रॉन है जो कि अपना वेल डिफाइंड ऑर्बिट में मूवमेंट कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि ये जो मूवमेंट कर रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन, ये कभी ना कभी तो अपनी एनर्जी लूज करेंगे, ये घूमते नहीं, घूमते थोड़े ना रहेंगे। और जब भी अपनी एनर्जी लूज करके न्यूक्लियस पे गिरेंगे तो इनका चार्ज चेंज हो जाएगा और जिससे जो एटम है वो अनस्टेबल बन जाएगा। ठीक है। ये बता नहीं पाए थे। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन वेल डिफाइंड ऑर्बिट। इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन वेल डिफाइंड ऑर्बिट में घूमते हैं, बट इलेक्ट्रॉन बीइंग चार्ज पार्टिकल विल लूज देयर एनर्जी, और कभी ना कभी जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी एनर्जी को लूज करेंगे एंड फाइनली फॉल इनटू न्यूक्लियस, और वो न्यूक्लियस पर गिर जाएंगे, जिससे जो है जो कोई भी चीज़ जो है वो अनस्टेबल बन जाएगी, जो आइटम है वो अनस्टेबल बन जाएगा। और ये जो है मेजर, ये मुख्य जो ड्रॉबैक्स था, ये रदरफोर्ड का मुख्य ड्रॉबैक था, वो इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, रदरफोर्ड विच वाज अनएक्सप्लेन बाय इट। इसके बाद आया बोर एटॉमिक मॉडल। बोर एटॉमिक मॉडल 1912 में आया था, 1912 में आया था, नील बोर ने इसे प्रपोज किया था। इसमें उन्होंने बताया कि ये जो एटम है इसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं। क्या होते हैं ये सेल? सेल क्या होता है मैं भी आपको थोड़ा अच्छे से बताऊंगा, पहले बता ही देता हूँ उसके बाद। इन्होंने बताया कि मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, इसको ऊपर ऐसे बनाओ, फिर ऐसे, फिर ऐसे एंड फिर ऐसे। एटम जो है वो ऐसा होता है, एटम कैसा होता है? ऐसा। और उसमें ना ये सेल्स होते हैं, इसे हम कहते हैं फर्स्ट सेल, इसे कहते हैं सेकंड, इसे कहते हैं थर्ड सेल, और इसे कहते हैं फोर्थ सेल, और ये होता है आपका न्यूक्लियस। ठीक है। हम फर्स्ट सेल को डिनोट करते हैं के से, सेकंड सेल को डिनोट करते हैं एल से, थर्ड को करते हैं एम से, और जो फोर्थ सेल है उसे हम डिनोट करते हैं एन से। के एल एम एन से जो है हम इन्हें डिनोट करते हैं। ठीक है। इसके बाद इन्होंने बताया जो ये ऑर्बिट, मैंने अभी आपको बताया ऑर्बिट और सेल्स यहाँ पे दोनों का मतलब एक ही है। जो ये ऑर्बिट है इनमें जो इलेक्ट्रॉन है वो घूमते रहते हैं, इनमें जो इलेक्ट्रॉन है वो घूमते रहते हैं, और जब ये जो इलेक्ट्रॉन है वन ऑर्बिट से अनदर ऑर्बिट में जाते हैं, जैसे ये आपका एटम है, अगर वो
इलेक्ट्रॉन थर्ड सेल से सेकंड सेल में जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, अगर वो यहाँ पर घूम रहा है, ठीक है, और अगर वो यहाँ पर आ गया, फोर्थ सेल से वो आ गया आपका थर्ड सेल पर आ गया, तो वो जो अपनी एनर्जी क्या कर देगा, वो अपनी एनर्जी कर देगा लूज, ठीक है, वो अपनी एनर्जी कर देगा लूज, और वो जो है एटम जो है उसे एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन अगर कोई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, वो रिवॉल्व कर रहा है और वो आ गया फोर्थ ऑर्बिट में, तो वो क्या करेगा, वो एनर्जी जो है वो लूज नहीं करेगा, ठीक है। ये यहाँ पर आपको बताया गया, नील बोर के मॉडल में यह बताया गया था। लेकिन नील बोर के मॉडल में बहुत सी चीज़ें थी जो आपको अब पढ़नी है। तो ये वो चीज़ें थी जो आपको मेन अभी पढ़नी है। आपका ज़्यादा ये 3 पॉइंट है आपके, ज़्यादा ये काम के नहीं है, ज़्यादा काम के ये 4 पॉइंट है आपके। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल्स, ये मैंने आपको बताया कि डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में डिफरेंट डिफरेंट जो आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। इसके बाद अब एक रूल है जो है 2n²। ये रूल क्या है, इसे मैं आपको बताता हूँ। 2n², ये एक रूल है जो कि नील बोर ने दिया था। ये रूल आपको बताता है कि वन नंबर ऑफ सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे। फॉर एग्जांपल, आपके पास मैंने अभी आपको बताया 4 सेल होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और इसे हम किस से डिनोट करते हैं, इसे के से, इसे एल से, इसे एम से, और इसे एन से हम जो है इसे डिनोट करते हैं, के एल एम एन से इन्हें डिनोट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट जो आपका सेल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसे निकालने का ये फॉर्मूला है। एन की जगह आपको नंबर ऑफ सेल्स डाल देना है। एन की जगह क्या है, नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल्स आपको डाल देना है। तो फॉर एग्जांपल मैंने लिया आपका फर्स्ट सेल, तो 2 1², तो ये आ गया 2 × 1 = 2। तो फर्स्ट जो आपका ऑर्बिट है या सेल है ये वाला, इसमें आपके कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2। जो आपका ये फर्स्ट ऑर्बिट है इसमें रहेंगे आपके 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके बाद आपने फिर लिया यहाँ पर सेकंड ऑर्बिट, तो सेकंड में जब आपने डाला तो 2 × 4, तो ये हो गया 8। तो यहाँ पर रहेंगे आपके 8 इलेक्ट्रॉन, और 8 भी कैसे, 2 ये और 8 ये, तो ये टोटल कितना हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन। ऐसे फिर इसका निकालेंगे तो इसका आएगा आपका 16 आएगा, और उसके बाद आपका आ जाएगा, सॉरी 18 आएगा, और 18 के बाद आपका आ जाएगा 32। इन फोर्थ सेल में कितना होंगे, 32 होंगे, ठीक है। ये जब हम अभी पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो उसमें भी हम अभी अच्छे से इसे सीख जाएंगे। एटॉमिक जो हम इसे पीरियोडिक टेबल में सीखेंगे। इसके बाद जो नील बोर ने बताया, वैलेंस सेल्स जो है उनकी वैलेंसी होती है, ठीक है। जितने भी वैलेंस सेल होते हैं उनकी वैलेंसी वो ही होता है। ये आपको अभी स्टेटमेंट समझ में नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि अभी हमने ये जो टेबल है ये इसे हमने अच्छे से नहीं पढ़ा है। इसे जब हम पढ़ लेंगे तो मैं आपको इसे बताऊंगा। और के एल एम एन सेल्स होते हैं, ये मैंने अभी आपको बता ही दिया है। अब हम आते हैं इस टेबल पे, इसे हम कहते हैं पीरियोडिक टेबल, ठीक है। लेकिन ये पीरियोडिक टेबल 18 एलिमेंट तक ही है। ये इससे भी आगे होती है जिसे आप क्लास 10th में देखेंगे,
ठीक है। तो आपको यहाँ पे बताया गया है, एलिमेंट आपको बताया गया है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। ये आपको 18 एलिमेंट बताए गए हैं। ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर बताया गया है सिंबल्स, इनके सिंबल है जिसको हम जिस भी चीज़ से डिनोट करते हैं, ये आपको यहाँ पर इनके सिंबल दिखाए गए हैं। आपको ये दोनों खुद से याद करना है। इसके बाद एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उसे हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। एटम का नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर, कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर आपको क्लास 9th तक तो आप ये ऐसे याद रखिए, गिनती होती है 1 से लेके 18 तक, आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है। हाइड्रोजन पहला आपका एलिमेंट है, तो इसका एटॉमिक नंबर फर्स्ट। ले, ले हीलियम जो है सेकंड है, तो उसका 2 एटॉमिक नंबर, और लिथियम जो है उसका 3, बेरिलियम का 4। तो ऐसे ये एटॉमिक नंबर क्या होती है? ये होती है गिनती टाइप की मान लो, लेकिन ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एटम के न्यूक्लियस में कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन है उसे हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। ठीक है। इसके बाद नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन वही होगा जो एटॉमिक नंबर होगा, क्योंकि जितना नंबर, जो एटॉमिक नंबर है उसकी डेफिनेशन क्या कहती है? जो एटॉमिक नंबर है उसकी डेफिनेशन कहती है कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब एटॉमिक नंबर किससे लिख लेगा, कैसे लिख लेगा? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन से। और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होंगे? जितना प्रोटॉन जो एक एटम पर है। तो हमें इससे क्या पता चला? हमें यह पता चला कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है एक इलेक्ट्रॉन में, एक एटम में, वो हमें कैसे पता चलेगा? जब हम उसके टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन निकाल लेंगे, उससे हमें पता चलेगा, वो है उसका एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम होंगे ही, तो यही आपका है नंबर ऑफ प्रोटॉन। जो आपका एटॉमिक नंबर है वो ही है सेम आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो ये भी आपकी गिनती 18 तक आ गई। ठीक है। ये याद करने का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको कि गिनती 18 तक आ गई। वैसे ये टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन है, और एटॉमिक नंबर भी यही है। इसके बाद नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि जब आप एटॉमिक मास निकालोगे, किसी भी एटम का जब आप मास निकालोगे, तो आपको ये नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या करने पड़ेंगे? याद करने पड़ेंगे। ठीक है। तो ये आपको याद करना है, ये आपको याद करना है, और ये आपको याद करना है। आपको नेम ऑफ एलिमेंट याद करना है, सिंबल आपको याद करना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपको याद करना है। एटॉमिक मास और नंबर ऑफ प्रोटॉन तो आपको याद नहीं करना है। इसके बाद मैंने, अगर आप आओ आगे, तो मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी। आपको मैंने एक और चीज़ बताई थी यहाँ पर। मैंने आपको बताया था मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। मतलब जितने ही प्रोटॉन का मास होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन, उसका न्यूट्रॉन का भी मास होगा। ठीक है। ये मैंने आपको बताई थी। अब इसके बाद हम आपका आता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक एटम पर है उसे हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये भी आपकी गिनती होती है। तो आपकी ये 3 तो गिनती हो गई। ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन, कितने प्लस वाले एलिमेंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने
माइनस चार्ज पार्टिकल है, उन्हें हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और एटॉमिक नंबर वो होता है जितने प्रोटॉन उतने एटॉमिक नंबर। तो आपकी ये तीन तो आपको याद हो गए बिल्कुल, 1 2 और 3 हो गए याद। ठीक है, एटॉमिक नंबर आपको समझ में आ गया कि क्या होता है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका मास नंबर, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास होता है द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक मास। कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक मास। इसे हम क्या कहते हैं? एटॉमिक मास। इट इज द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज नोन एज इट्स एटॉमिक मास। ठीक है, अब एटॉमिक मास किसी नंबर का आपको दे सकता है कि एटॉमिक मास निकालो, आपके पेपर में आ सकता है। तो हम एक का निकाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल अब ऑक्सीजन का एटॉमिक मास निकालते हैं, तो हाँ, उसके लिए हमें क्या चाहिए? नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है इसमें? 8। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी कितना है? 8। ठीक है, तो इसका एटॉमिक मास क्या हो गया? नंबर ऑफ प्रोटॉन 8 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी कितना है? 8 है, तो इसका एटॉमिक मास हो गया आपका 16। और इसकी एसआई यूनिट है यू, मतलब 16 यूनिट। ठीक है, एटॉमिक मास को हम जो है मास नंबर भी बोलते हैं। इसके बाद आता है आपका एटॉमिक मास। हम एक और का निकालते हैं। फॉर एग्जांपल हम एटॉमिक मास निकालते हैं आर्गन का। आर्गन का एटॉमिक मास होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 18 होते हैं, ठीक है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 22 होते हैं। तो आर्गन का एटॉमिक मास कितना आ गया? 18 प्लस 22, तो 18 प्लस 22। ठीक है, ये हो गया आपका ऑर्गन का एटॉमिक मास, मीन्स 40 यूनिट आपका ये हो गया एटॉमिक मास ऑफ आर्गन। ठीक है, तो अब आपको ये पता चल गया एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं, एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन का क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है। आपको अब ये मैंने चीज़ें बताई, और इसमें से आपको तीन तो सिंपल ही है, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको याद क्या करना है? सिंबल याद करना है, नेम ऑफ एलिमेंट याद करना है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन याद करना है। आपको ये भी याद नहीं करना है, इसे मैं अभी आपको वीडियो में ही याद करवा दूंगा। अब इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस सेल। ये मैंने आपको बताया था बोर के मॉडल में भी। इसके लिए एक फॉर्मूला है 2n²। ठीक है, और ये हमें कैसे पता चला? ये हमें पता चला बोर ब्यूरी स्कीम, जो कि नील बोर ने दी थी। ये आपको याद नहीं करनी है, बस आपको फॉर्मूला इसका याद करना है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो डिवाइड होते हैं अलग अलग सेल्स में, ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ये रहा आपका एटम। ज़रूरी नहीं है कि इतने ही सेल हो, 4 हो, ज़्यादा भी सेल्स हो सकते हैं। तो अभी हमें 4 तक ही के बारे में पढ़ना है, तो वो हम अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद इन सेल को हम कहते हैं के, एल, एम और एन, और ये आपका है न्यूक्लियस एन। ठीक है, बीच में आपके क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। इसके बाद आपको नंबर ऑफ, यह फॉर्मूला आपको बता दिया कि एक नंबर ऑफ सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। पहले में रहेंगे 2, फिर 8 रहेंगे, फिर दूसरे में रहेंगे 8 रहेंगे, फिर दूसरे में रहेंगे 18, और फिर रहेंगे 32। ठीक है,
इसके बाद अब इसका काम कहाँ पर है, इसका काम है यहाँ पर वैलेंसी निकालने पर। ठीक है, अब ये वैलेंसी निकालने में इसका काम कैसे है ये मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ दोबारा, पहले में रहेंगे 2, दूसरे में रहेंगे 8 सेल में, तीसरा में रहेंगे 18 और फोर्थ सेल में रहेंगे आपके 32 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 8 से ज़्यादा नहीं जाएंगे किसी में भी। अब इसके बाद वैलेंस सेल एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है ये हम समझते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमें कहा गया है, हमारे पास एक एग्जांपल है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मैंने एक एग्जांपल ले लिया। ऑक्सीजन का हम सबसे पहले पता करते हैं उसका एटॉमिक नंबर क्या है। एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन हमें पता है 8 होता है। कितना होता है? 8 होता है। ये रहा 8 एटॉमिक नंबर, ये रहा 8। ठीक है, अब एटॉमिक नंबर जब इसका 8 होता है तो अब इसका आपको पेपर में आएगा वैलेंस सेल निकालो इसके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो इसके, या फिर आपको पेपर में दे सकता है इलेक्ट्रॉन कॉन्ग्रिफिकेशन। इसे हम इलेक्ट्रॉन कॉन्ग्रिफिकेशन भी कहते हैं। ठीक है, अब ये कैसे होता है ये मैं आपको बताता हूँ। ये हम बना लेते हैं अपने सेल, सेल बना लिए है के सेल। ठीक है, इसके बाद हमारा है ये है एल सेल, ये है एम सेल और ये है एन सेल। हमें पता है कि के में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 2 रहेंगे, इसमें 8, इसमें 18 और इसमें 32। ठीक है, अब आपको यहाँ पर कहा गया है ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो एटॉमिक नंबर, सॉरी मास नहीं, एटॉमिक नंबर आपका है 8। तो एटॉमिक नंबर जब आपका 8 है तो 8 को जब हमें पता है पहले सेल में कितने रहेंगे? 2 से ज़्यादा सेल में नहीं जाएंगे, तो 2 तो ये आपके यहाँ चले गए। अब 8 में से 2 गया तो कितने बजे आपके? 6। अब 6 बजे है और यहाँ पे हमें पता है कि 8 से ज़्यादा नहीं रहेंगे, यहाँ पे भी यहाँ पर किससे ज़्यादा नहीं रहेंगे? 8 से ज़्यादा। तो 2 और ये हो गया आपका यहाँ पर 4, क्योंकि 6, सॉरी ये हो गया आपका 6। क्यों? क्योंकि 8 में से जब 2 माइनस करेंगे तो आपका 6 बचेगा और यहाँ पे हम 8 तक लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हम 8 तक लिख सकते हैं, लेकिन आप कहोगे सर हमें यहाँ पे तो 18 बताया गया है। तो आप एक काम करो, इसे इसे और इसे जोड़ो तो आपका टोटल 18 आएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने 18 बताया, लेकिन हर एक सेल में 8 ही रहेंगे, 8 से ज़्यादा किसी सेल में नहीं रहेंगे। और ये 18 और 32 क्या है? ये इससे पहले वालों का सम है ये। ठीक है, अब 2 और 6 ये हो चुका है। अब इससे आगे हम पे कुछ है नहीं, क्योंकि 8 इसका एटॉमिक नंबर था। तो ये हो गया ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन कॉन्ग्रिफिकेशन। अब इसकी वैलेंसी कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं वैलेंसी की डेफिनेशन क्या होती है। वैलेंसी की डेफिनेशन होती है द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज नोन एट इस वैलेंसी। जो भी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसकी वैलेंसी कहते हैं। तो वैलेंसी निकलती कैसे? सिंपल है, हमने अभी देखा जो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्ग्रिफिकेशन किया 2 और 6 आया। अब हर एक में कितने रहते हैं? 8 आपके सेल, हर एक सेल में कितने आपके इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 8। एक से 8 से ज़्यादा आपके इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे किसी सेल में।
अगर 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किसी सेल में नहीं रहेंगे तो आपका लास्ट वाले सेल का देखते हैं हम हमेशा। लास्ट वाले सेल में आपके कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। हमेशा वैलेंस निकालने के लिए लास्ट वाला जो सेल है हम उसे ही देखते हैं। आपके 6 इलेक्ट्रॉन है लास्ट में, और 8 से ये कितना दूर है? 2 दूर है। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी हो गई 2। इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 2। अब बच्चे क्या कहेंगे, सर ये 6 माइनस भी तो कर सकते थे, तो ये इस वाले सेल में आ जाता और ये वाला सेल तो फुल है, तो इसकी वैलेंसी वो भी हो सकती थी। हम हमेशा यही करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पर होता, लास्ट वाले सेल में होता 2। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी क्या होती है? अब 2 और 8 कितना दूर है? 6। और जबकि हम 2 माइनस कर देंगे 8 में से, तो 8 में से 2 लूज करना आसान रहेगा या 6 गेन करना आसान रहेगा? 2 लूज करना आसान रहेगा। आप अगर नहीं समझे हो तो मैं आपको फिर समझाता हूँ कि फॉर एग्जांपल हम पे एक नंबर है जिसका लास्ट नंबर ऑफ सेल में है 6, सॉरी 2 एलिमेंट है। अगर हम इस 2 में हमें सेल पूरा करना होता है, ये जो सेल है हमें ये पूरा करना है। ठीक है, अगर इसकी वैलेंसी आई 2 और अगर हम इसमें 2 जोड़ देंगे तो ये सेल हमारा पूरा हो जाएगा। हमें हमेशा जो है सेल जो है वो पूरा करना होता है। तो अब हम सेल को अगर हमें पता है कि पूरा करना है तो 2 और 8 6 का अंतर है, मतलब या तो हमें 6 गेन करने पड़ेंगे या 2 लूज करने पड़ेंगे, बिकॉज ये वाला सेल तो हमारा फुल है। तो हमारे लिए 2 लूज करना आसान है 6 गेन करने से ज़्यादा। सो इसकी वैलेंसी आपकी हो गई 2। ठीक है, अब एक और हम एग्जांपल लेते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं किसी और का। फॉर एग्जांपल हमने लिया एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम हमने लिया और इसमें कितना होता है? 13 इसका एटॉमिक नंबर है। मैंने आपको कहा एटॉमिक नंबर को आप देख ले। 6 है आपका, ओ सॉरी 13 इसका क्या है? एटॉमिक नंबर। तो आपका एटॉमिक नंबर कितना है? 13। और हमने लिया क्या है ऑक्सीजन की जगह? ऑक्सीजन की जगह हमने लिया है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है हमने लिया है। तो अब हम इसे करते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी 8 रहेंगे क्योंकि हर एक सेल में 8 ही रहता है। 18 और 32 इसका समय, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। इसके बाद हम करते हैं अपना इलेक्ट्रॉन कॉन्ग्रिफिकेशन ऑफ एटम ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के एटम का हम इलेक्ट्रॉन कॉन्ग्रिफिकेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल 13 को हमें डिवाइड करना है, मतलब 13 को हमें तोड़ना है। तो पहले में हो गए 2, तो 13 में से 2 गए तो 11 बचे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो 8 तक ही आ सकते हैं, तो 8 हमने यहाँ लिख दिया। तो ये दोनों आपके सेल क्या हो गए? फुलफिल हो गए, मतलब ये दोनों सेल आपके भर चुके हैं। अब ये दोनों को हम प्लस करेंगे तो कितना है? 10। और 10 में से माइनस करेंगे हम, 11 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 1। तो दूसरे वाले सेल में 1 आ गया। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन कॉन्ग्रिफिकेशन ऑफ एल्यूमिनियम। अब इसकी जो लास्ट वाला नंबर ऑफ सेल है उसमें कितना आया? 8 आया, सॉरी 1 आया, 1 आया है। तो 8 से ये कितना दूर है? क्योंकि हर एक सेल में 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते। अगर फॉर एग्जांपल इसका जो
13 की जगह जो इसका मास है वो इसका 13 की जगह होता कि आपको दे रखा होगा, होता 13 की जगह आपको दे रखा होगा 19। तो 8 यहाँ पर आ जाता, 8 यहाँ पर आ जाता और 1 यहाँ आता, क्योंकि हर एक उसमें 8 से ज़्यादा एलिमेंट नहीं हो सकते। लेकिन हमने लिया था आपका, क्या नाम है इसका, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम लिया था तो उसका लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना बचा, लास्ट वाला जो आपका इलेक्ट्रॉन बचता है लास्ट सेल में जो भी बचता है आपका, वो होता है आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो आपका लास्ट सेल में बचा ये क्या आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और वैलेंस सेल वो होता है जो कि आपका लास्ट सेल होता है। तो आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, जैसा मैंने एल्यूमिनियम का लिया था अभी, एल्यूमिनियम का लिया था तो ये इलेक्ट्रॉन कॉन्ग्रिफिकेशन आया था उसका। तो आपके पेपर में आ सकता है वैलेंस सेल क्या है, इसका वैलेंस सेल क्या है। वैलेंस सेल होता है लास्ट वाला सेल जहाँ पे इलेक्ट्रॉन कॉन्ग्रिफिकेशन, या फिर आप कह सकते हो इसका ये वैलेंस निकालने का ये जो तरीका है ये ख़त्म हो रहा है। तो एम एम जो है इसका लास्ट वैलेंस सेल है जहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्ग्रिफिकेशन ख़त्म हो गया, ये आपका वैलेंस सेल है। लेकिन आपको है वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखने के लिए, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका क्या है 1, क्योंकि लास्ट वाले सेल में जो भी आपका बचता है वो होता है आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 आया है तो अब इसकी वैलेंस निकालेंगे। देखिए हम जो है 8 और 1 के बीच में 7 का अंतर है, या तो हम 7 गेन कर ले या फिर 1 लूज कर ले। हमारे लिए क्या आसान है, 7 गेन करना आसान है या 1 लूज करना आसान है। तो 1 लूज करना आसान है तो इसकी वैलेंसी हो गई आपका 1, ठीक है। तो ऐसे आपकी वैलेंसी लिख लेगी, और ऐसे ही आपका जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने बता दिया कौन सा होता है, वैलेंस सेल आपको बता दिया कौन सा होता है। मैंने आपको ये फॉर्मूला बता दिया, आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स का फॉर्मूला बता दिया, नंबर ऑफ सेल बता दिए, 4 हमें पढ़ने हैं, KLMN हमें पढ़ना है, ठीक है। इसका बाद मास नंबर बताया क्या होता है, फिर आपको बताया एटॉमिक नंबर क्या होता है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन का हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सीख लिया हमने। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन में जो लास्ट नंबर बचता है, ये जो लास्ट बचा है यहाँ तक, इसे हम देखते हैं कि इसकी जो वैलेंसी है क्या होगी, हमें लास्ट वाले सेल से पता चलता है, इसके वैलेंस सेल से। तो ये टेबल आपको लगभग अब बनानी आई गई होगी। अब बनानी आपको ये टेबल ऐसे आई, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। फिर आपकी ये सिंबल है, ये आपको याद करने हैं। पहले मैं इसे पूरा साफ कर देता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ कि अब टेबल आप आसानी से कैसे बनाओगे। देखिए ये आपको याद करने है, मैंने कहा ये वाली लाइन आपको याद करनी है। ये सिंपल काउंटिंग है, इसे याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये सिंपल काउंटिंग है। फिर आपको इसे याद करना है और ये सिंपल काउंटिंग है। और अगर एटॉमिक नंबर आपको याद ही नहीं करना, और एटॉमिक नंबर से आपका ये निकल जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन कॉन्ग्रिफिकेशन आपका निकल जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन कॉन्ग्रिफिकेशन आ गया तो वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन है उससे हमारी वैलेंस से निकल जाएगी। तो इससे हो गया हमारा टेबल बनानी हो गई बिल्कुल आसान। अब हमें टेबल बनानी आ भी गई। तो अब चलते हैं अपने चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे, जो कि है हमारा आइसोटोप्स एंड आइसोबार। आइसोटोप्स एंड आइसोबार क्या होते हैं पहले इसे समझते हैं। आइसोटोप्स होता है, आइसोटोप्स आर एटम, आइसोटोप्स वो आइटम होते हैं जिनका जो एटॉमिक नंबर होता है वो सेम रहता है। एटॉमिक नंबर मैंने आपको बताया, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहते हैं बट डिफरेंस एटॉमिक मास होता है। इसका एग्जांपल आपका है क्लोरीन। क्लोरीन का आपका एटॉमिक नंबर 17 होता है, ये आपका फिक्स रहेगा। लेकिन इसका एटॉमिक मास 35 भी आ सकता है और 37 भी आपका इसका एटॉमिक मास आ सकता है। वो कैसे, तो आइए यहाँ पर देखते हैं। क्लोरीन सबसे लास्ट में आपका क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन को अगर हम आपको यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना दे रखा है 17 और न्यूट्रॉन कितना दे रखा है 18, अगर हम इसे प्लस करेंगे तो कितना आएगा
अगर हम इसे प्लस करते हैं तो आपका आएगा 20 और 15 35 आएगा। कितना आएगा? 35। और इसका एक और न्यूट्रॉन का नंबर होता है जो कि इसका होता है 20। यहाँ पे 18 की जगह कितना होता है? 20। लेकिन वो आपको अभी दे नहीं रखा, आप 9th क्लास में हो, आपको अभी इसका इंट्रोडक्शन ही करवाया गया है, ज़्यादा आपको इसके बारे में नहीं बताया गया है, तो आपको 18 ही बताया गया है। इसका एक होता है 20, ठीक है। और उस 20 के साथ हम जब देखेंगे तो इसका आपको, जब हम उसे प्लस करेंगे तो जब हम प्लस करेंगे 17 प्लस 20 तो आपको ये आ जाएगा 37। कितना आ जाएगा? 37। ये होता है आपके आइसोटोप्स। आइसोटोप्स वो होते हैं जिनका सेम एटॉमिक नंबर रहता है बट डिफरेंट एटॉमिक मास रहता है। इसका एग्जांपल आपको याद रखना है, पेपर में आपको एग्जांपल और डेफिनेशन लिखने को आ सकती है, या आइसोटोप्स या आइसोबॉर में आपके डिफरेंस आ सकते हैं। अब आपको मैंने एक लाइन बोर एटॉमिक मॉडल में छुड़वाई थी कि इसे मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद, और वो है वैलेंस सेल हैव वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसे मैं आपको अभी बताता हूँ। वैलेंस सेल हैव वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस सेल क्या होता है वो मैंने भी आपको बताया। जहाँ जिस भी सेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन कॉन्ग्रिगेशन का लास्ट जो आपका न्यूमेरिकल डिजिट होती है वो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जो वैलेंस सेल होता है उसी से ही हमारी क्या आती है? वैलेंसी। ये लाइन आपको यही बता रही थी, ठीक है। ये मैंने इसलिए छुड़वा देते क्योंकि आपको एटॉमिक टेबल और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ग्रिगेशन आपको अच्छे से बताया नहीं था, तो इसलिए मैंने ये टेबल, ये वाली लाइन आपको छुड़वा दी थी। तो उसके बाद हमने आइसोटॉप्स पढ़ लिया है। आइसोटॉप्स में बताया मैंने एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, जो एटॉमिक नंबर सेम रहते हैं, डिफरेंट एटॉमिक मास। इसका बाद यूज़ ऑफ आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स के यूज़ आपको पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दोगे अपने 12th क्लियर होने के बाद या 10th क्लियर होने के बाद, तो उसमें आपके इम्पोर्टेंट आ सकता है। तो आपको याद रखना है ये 3 इसके यूजेस है। यूरेनियम जो है यूज़ किया जाता है, यूरेनियम एक आइसोटोप्स है जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ किया जाता है एज अ फ्यूल, ठीक है। इसके बाद आइसोटोप्स, एक कोबाल्ट है, कोबाल्ट भी एक आइसोटोप्स होता है जो कि ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में यूज़ किया जाता है। आइसोटोप्स आयोडीन होता है जो कि यूज़ किया जाता है ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर, गले में हो जाता है, ये गोइटर एक डिजीज़ है जो कि गले में हो जाती है। इसके बाद आइसोबार। आइसोबार क्या होता है? आइसोबार इंपॉर्टेंट है। आइसोबार और आइसोटोप्स इन दोनों में आपका डिफरेंस आ सकता है। आइसोबार वो होता है जिनका जो सेम मास नंबर, मतलब सेम एटॉमिक मास रहता है, लेकिन उनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो जाता है, उसे हम कहते हैं आइसोबार। इसका एग्जांपल है कैल्शियम। कैल्शियम में आपका 20 अगर कैल्शियम है, इसका 20 अगर एटॉमिक नंबर है तो इसका एटॉमिक मास 40 हो जाएगा, ठीक है। या और एक और इसका जो है, अगर उसका एटॉमिक नंबर 18 है तो जब भी इसका मास जो है 40 ही रहेगा। तो मतलब सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। यह होता है आपका आइसो बार। तो हमारा ये चैप्टर यहीं पे ही हो गया है कंप्लीट, ठीक है। आपको अगर कहीं पे भी कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और हमें यह भी बताइएगा कि अगली बार हम 9th क्लास का कौन सा चैप्टर लेकर आए, ठीक है। और आपको कोई परेशानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता ही सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाभारत।